हेलो फ्रेंड्स, 10 फरवरी के करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि पिछला जो एक हफ्ता रहा है या लगभग 9 से 10 दिन का समय रहा है, उसमें बजट आया, सर्वे आया, तो न्यूज़ में काफ़ी कुछ था। और पार्लियामेंट सेशन में थी, तो जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो वैसे भी न्यूज़ ज़्यादा आती हैं, तो जो भी चैनल में कुछ चेंजेस करने थे उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इतनी ज़्यादा न्यूज़ थी कि उनमें से कुछ न्यूज़ को तो अभी रोक के भी रखा हुआ है, जिनको धीरे धीरे करके हम आपको देंगे। और अब 9 फरवरी में जो बजट सत्र का जो पहला भाग था वो पूरा हो गया है। अब लगभग 1 महीने बाद बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होगा, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। इस बीच में हम जो भी सुधार हमको करने हैं उनको 1 बाय 1 करके करेंगे। और नोटिफिकेशन भी आने वाला है 22 फरवरी, तो इसके बाद भी देखेंगे कि आगे की प्लानिंग जो होगी वो किस तरह से होगी। चलिए तो बात करते हैं अब आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहली न्यूज़ है बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उससे संबंधित है। चर्चा में क्यों है इसको देख लेते हैं। तो 10-15 दिन पहले हमने आपको बताया था कि बीएसएफ के एक जवान हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया था जो वायरल हो गया। उसमें उन्होंने खाने वगैरह की शिकायत की थी। तो अब इनकी पत्नी का ये कहना है कि पिछले 3-4 दिन से उनके पति से बातचीत नहीं हो पाई है, उनको कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ पे हैं। मतलब एक तरह से इनका ये मानना है कि वो लापता हैं और इनके बारे में कोई सूचना नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की थी कि उनके जो पति हैं उनको प्रस्तुत किया जाए। तो इसलिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है ये चर्चा में है। तो ये आप देख लेना अपनी पॉलिटी की बुक में कि ये किस तरह की रिट कैसे कैसे जारी की जाती हैं। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उनको उनके पति से मिलने दिया जाए। तो ये सब, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है कि चूँकि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है चर्चा में आई है, तो इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो डिटेल में आप अपनी बुक में से पढ़ लेना, बाकी हम मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि एक तो है अनुच्छेद 32, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कुछ रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिटें होती हैं और उच्च न्यायालय कर सकता है अनुच्छेद 126 के तहत। तो ये जो फिलहाल हुई है दिल्ली उच्च न्यायालय ने की है, तो इसमें क्या आएगा फिर अनुच्छेद 126। देखते हैं 5 तरह की रिट क्या होती हैं, उनको कैसे याद करें। तो बहुत सिंपल होती हैं। पहली तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हबीज कॉर्पस। तो ये तो नाम से ही क्लियर है कि जो बंदी है उसको कोर्ट अपने पास बुलाता है कि बंदी को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए इसको इशू किया जाता है। देखिए इन रिट में आपको जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं वो 2 चीज़ें काम में आ सकती हैं। पहली बात तो कि ये रिट किस संबंध में जारी की जाती है, दूसरी चीज़ ये किस किस को जारी की जा सकती है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपने देखा कि बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जाता है। किस किस को जारी किया जा सकता है, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को, किसी अथॉरिटी को जैसे कि बीएसएफ को, या किसी व्यक्तिगत पर्सन को। दूसरी है परमादेश। परमादेश क्या होता है, कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्य याद दिलाने के लिए कि कार्यपालिका का वो काम है और कार्यपालिका उसको नहीं कर रही है। तो कार्यपालिका को ये इशू की जाती है कि आप अपने काम ठीक से कीजिए। तो किस किस को जारी किया जाएगा, सार्वजनिक प्राधिकरण को किया जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो किसी लोक सेवा के पद पे है और ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए इशू किया जाएगा। याद कैसे रखें, तो याद करने के लिए कोई भी आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हो कि आदेश किसको दिया जाता है, कि अगर उस व्यक्ति का कोई कर्तव्य है तभी तो आप उसको आदेश दोगे कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इसको करो। तो परमादेश क्या है कि उस व्यक्ति को उसके कर्तव्य की याद दिलाई जाती है कि ये तुम्हारा काम है, तुमको करना चाहिए। थर्ड है अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो। ये किसको जारी किया जाता है, तो गैर कानूनी ढंग से पद के दुरुपयोग पर कार्यपालिका को जारी किया जाता है। मतलब यह है कि वो व्यक्ति उस पद पर गैर कानूनी ढंग से बैठा है, तो उससे पूछा जाता है कि ये पद तुम इस पद पे क्यों बैठे हो। तो इसको भी याद करने की क्या ट्रिक है, इसके नाम में ही है क्यू वारंटो, कि तुम्हारे पास इस पद पे बैठने की लीगल अथॉरिटी नहीं है, फिर भी तुम इस पर क्यों बैठे हो। तो नाम से पता चल जाएगा आपको क्यू वारंटो इसलिए जारी किया जाता है कि कार्यपालिका से संबंधित पद का दुरुपयोग ना हो सके। किसको जारी किया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये तो चूंकि पद से संबंधित है तो व्यक्तिगत रूप से जारी किया जाएगा। बाकी के 2 हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, इसका मीनिंग होता है रोकना। तो इसमें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचली अदालतों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए आदेश जारी करता है। मतलब उनको रोक दिया जाता है कि ये काम आप मत करो, और इसमें मुकदमे की जो सुनवाई है वो तत्काल रूप से रोक दी जाती है। तो इसको भी याद करना बहुत आसान है। प्रतिषेध रोकना, तो उसको चूँकि वो अपने कार्यक्षेत्र से बाहर का काम कर रहा था तो उसको रोक दिया गया। किसको जारी किया जाएगा, तो ये जारी किया जाएगा सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को। ये प्रतिषेध
और उत्प्रेषण केवल न्यायालय से न्यायालय को जारी किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि ये दोनों सिर्फ न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरण को जारी किए जाते हैं। और ये जो ऊपर वाले आपने देखे, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, तो बंदी को प्रत्यक्ष करने के लिए आप व्यक्ति की अगर वो कस्टडी में है तो व्यक्ति से, और अथॉरिटी की कस्टडी में है तो अथॉरिटी से भी कह सकते हो। इसी तरह आदेश अगर आपको देना है तो आप अथॉरिटी को भी दे सकते हो, पर्सन को भी दे सकते हो। लेकिन अगर किसी से आपको पूछना है कि आप इस पद पे क्यों बैठे हो तो आप केवल व्यक्ति से पूछ सकते हो। ये आपका याद करने का तरीका हो जाएगा। तो उत्प्रेषण में हमने देख लिया किसको जारी किया जाएगा, ये भी न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरण को। क्यों जारी किया जाता है, तो इसमें एक तरह से लोअर कोर्ट से इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। किसी भी केस से संबंधित पूरा रिकॉर्ड मंगा लिया जाता है कि ये रिकॉर्ड आप हमारे पास भेजो। और ऐसा क्यों किया जाता है, तो कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो मुकदमा उसके कार्यक्षेत्र में ना आता हो, या हो सकता है कि उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई चीज़ हो, कोई कठिन विषय हो जिसमें अपर कोर्ट को लगता हो कि रिकॉर्ड को मंगा के देखा जाए, तो अपर कोर्ट लोअर कोर्ट से फिर रिकॉर्ड मंगा सकता है। तो ये 5 डिटेल हैं, बाकी डिटेल में आप इनको अपनी बुक से पढ़ लेना, इस बार प्रीलिम्स के लिए काफ़ी काम किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ सौर ऊर्जा से संबंधित है, देखते हैं कैसे। तो राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सौर ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों कहा, तो जो राष्ट्रपति हाउस है, राष्ट्रपति समुदा, उसमें सौर ऊर्जा परियोजना का पहला चरण चल रहा है। इसमें कर क्या रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन की इमारतें हैं उनकी छतों पर सौर पैनल लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उससे 670 किलोवाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। तो इस पर राष्ट्रपति जी ने कुछ टिप्पणी की है, उसको देख लेते हैं क्या। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन केवल भारत के राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संपदा एक छोटा सा शहर है और इसकी ऊर्जा आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये टिप्पणी हमारे ज़्यादा काम की नहीं है, इसको छोड़ते हैं। आगे जो उन्होंने कहा है वो हमारे काम का है। उन्होंने कहा कि भारत ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रतिबद्धता जाहिर की है कि 2030 तक कम से कम 40% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पैदा की जाएगी। तो एक तो ये एनर्जी बास्केट है, ये प्रीलिम्स में आपके काफ़ी काम आ सकता है। आप जानते हैं एनर्जी के 2 सोर्स हुए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो 2030 तक हमारा क्या टारगेट है कि हम 40% एनर्जी 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करें और 60% एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करें। अभी जो हमारा प्रेजेंट में एनर्जी बास्केट का टारगेट है 2022 तक, वो है कि 15% हम रिन्यूएबल से करेंगे और 85% नॉन रिन्यूएबल से करेंगे। और जो एट प्रेजेंट कंडीशन है वो ये है कि हम रिन्यूएबल से केवल 6% ऊर्जा ही बना पाते हैं। तो एक तो ये एनर्जी बास्केट आप याद कर लेना, ये आपको काम आएगा। दूसरा, एक बात राष्ट्रपति जी ने कही कि 2022 तक कम से कम हम 100 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेंगे। इसमें आप ये भी देख लेना कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें कौन कौन सी एनर्जी आती हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये सब भी आपको काम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 2022 तक कम से कम 100 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। तो ये एक मिशन है, इस मिशन का नाम है जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। तो इसको देख लेते हैं, जो कि चर्चा में आया है। तो क्या मिशन है, शायद प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन का पहले लक्ष्य ये था कि 2022 तक कम से कम 20 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। लेकिन जब हमने 40% का टारगेट सेट किया तो इसको भी बदल दिया गया और इसको 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी, ये नया लक्ष्य बनाया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं। एक ये चीज़ भी शायद पूछ ली जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम गुड़गांव का नया नाम है। तो ये कुछ चीज़ें आपको काम आ सकती हैं, जवाहरलाल नेहरू सोलर ऊर्जा मिशन और ये एनर्जी बास्केट। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 17वां अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आतंकवाद सेमिनार हुआ है। इसको आप ठीक कर लेना, अभी 1 या 2 दिन पहले की न्यूज़ में इसको सम्मेलन लिखवा दिया गया था धोखे से। तो ये आतंकवाद सम्मेलन नहीं है, आतंकवाद पे एक सेमिनार था। कहाँ हुआ है, हरियाणा के मानेसर में। तो वहाँ पे जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं MJ अकबर, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, इनको देख लेते हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। तो ज़्यादातर पॉइंट आपको नॉर्मल लगेंगे देखने में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो एक तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है, स्थिरता के ढांचे के लिए चुनौती है और शांति तभी कायम होगी जब आतंकवाद खत्म होगा। ये चीज़ हमारे काम आ सकती है कि जो देश आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में हम मसूद अजहर के खिलाफ बार बार केस लेके जाते हैं और चाइना उसको बार बार वीटो कर देता है। फ्रांस ने भी हमारा समर्थन किया, USA भी प्रस्ताव लाया और चाइना उसको बार बार वीटो कर देता है। तो एक ये लाइन हमारे काम आ सकती है कि कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो इस तरह के देश हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि पंथ और धर्म की स्वतंत्रता, आर्थिक समानता और लोकतंत्र उग्रवाद और दमनकारी विचारों को परास्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।
तो आपको होमवर्क में ये सोचना है कि कैसे धर्म की स्वतंत्रता उग्रवाद को परास्त करने में महत्वपूर्ण है। मतलब धर्म की स्वतंत्रता देने से कैसे आतंकवाद कम होगा, आर्थिक समानता देने से कैसे आतंकवाद कम होगा, लोकतंत्र से कैसे आतंकवाद कम होगा। तो ये आप सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। और देखिए होता क्या है, मेंस में वहाँ पे आपको इसी तरह से किसी भी चीज़ को जोड़ के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो आपको अपने अंदर वो प्रोसेस डेवलप करना होगा कि आप कैसे चीज़ों को लिंक करेंगे। तो इसको आप होमवर्क में आराम से सोचना। एक उन्होंने नेक्स्ट बात कही कि जो भारत है वो पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है, और एशिया का जो भविष्य होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत में क्या हो रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जो 21वीं सदी होगी वो एशिया की सदी होगी, और भारत कह रहा है कि एशिया का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि भारत में क्या हो रहा है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भारत 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। और एक कुछ ये कि इस तरह के सेमिनार होते क्यों हैं, तो इसलिए कि जो बाकी देश हैं सब मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उससे उनका ज्ञान साझा होता है, और उस ज्ञान से जो हमको कुछ नई बातें मिलती हैं उससे क्षमता सृजन होता है। कुछ उन्होंने यहाँ पे कुरान की बातें बताई कि जो आतंक करने वाले लोग हैं, कुरान भी उनको ख़त्म करने की इजाज़त देता है। कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि एक फसादी का खात्मा समूचे समुदाय को बचाने के समान है। तो बाकी एक जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो ये है कि जब हम आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, तो कुछ इस तरह के संगठन हैं जो आके कहने लगते हैं कि जो सरकारें हैं वो यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही हैं। और अब तो जो आतंकवाद है वो इतना ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है कि उन्होंने खुद कुछ NGOs वगैरह को वो फंडिंग करते हैं, और वो जब भी इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाता है, यहाँ पे कुछ लोगों को मारा जाता है, तो ये कुछ आवाज़ उठाने लगते हैं कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है ये सब। तो इस पर मंत्री जी ने क्या कहा है उसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जब हम आतंकवाद का सफाया करते हैं तब हम मानवाधिकारों का संरक्षण करते हैं। उन्होंने कहा यह चर्चा जो लगातार चलती रहती है कि लोग आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप में मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो उन्होंने यह क्वेश्चन उठाया कि जब आतंकवाद मानव अधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो उसे खत्म करना मानव अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो सकता है। एक ही लाइन काफ़ी काम आ सकती है। इन्होंने कहा कि आतंकवाद से केवल सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से नहीं लड़ा जा सकता, ये एक वैचारिक लड़ाई है और इनसे विचारों के स्तर पर लड़ना होगा। बाकी हमने आपको पहले बताया था कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक मसौदा समझौता लेकर आया था। उस पर अभी तक कंसेंसस नहीं बन पाई है, और हालात तो ये हैं कि अभी तक हम संयुक्त राष्ट्र में कोई आतंकवाद की क्या परिभाषा हो ये तक भी नहीं तय कर पाए हैं कि किसको आतंकवाद माना जाए और किसको आतंकवाद नहीं माना जाए। तो ये जो इस तरह की संस्थाएं हैं इन पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र है। अब जैसे कुछ इवेंट जो हाल ही में हुई हैं, इस बार के लिए संयुक्त राष्ट्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे है, आपने देखा कि हम मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाते हैं, चाइना वीटो कर देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आता है, इजराइल उसको मानने से मना कर देता है। जब इनको कोई सुन नहीं रहा है तो फिर इनका औचित्य क्या है। और जब भी किसी संगठन के औचित्य पे प्रश्न चिन्ह लगता है तो वो कब बना, कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना था, किन उद्देश्यों से बना था, ये सारी चीज़ें काम में आ जाती हैं प्रीलिम्स में। और उसके औचित्य को मतलब कैसे ठीक ठहराया जाए कि हाँ वर्तमान में भी उसकी प्रासंगिकता है लेकिन उसमें कुछ सुधार होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें काम आ जाती हैं आपको मेंस में। तो संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए जो 6 संगठन हैं, इसकी महासभा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, तो वो सब इस बार प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काम के हैं। आने वाले लेक्चर्स में इनको कराएंगे। ये बात इन्होंने काफ़ी काम की गई है कि अब आतंकवाद का मकसद केवल लोगों में भय बिठाना या उनको डराना नहीं रह गया है, बल्कि अब वो राजनीतिक मकसद से प्रेरित हैं। कुछ संगठनों के नाम बताए कि दाएश, ISIS या लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहब्बत जैसे संगठन, बोले ये सिर्फ साधारण आतंकी संगठन नहीं है, उनका बहुत अहम राजनीतिक मंसूबा भी है। तो ये एक नया बदलाव है जो अभी आतंकवादी संगठन में आया है। और ये तो वो सब था जो विदेश राज्य मंत्री जी ने कहा। अब जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उनके महानिदेशक ने कुछ कहा है, उसको देख लेते हैं क्या कहा है। इन्होंने कहा आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती और आतंकवाद से लड़ने की सोच को बदलना होगा, और उसको बदलकर आतंकवाद को परास्त करने की सोच विकसित करनी होगी। सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है कि आतंकवाद से लड़ने की सोच को छोड़कर उसे परास्त करने की सोच विकसित करनी होगी। तो इसको आप खुद सोचना इसका क्या मतलब हुआ। हम बस हिंट दे दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसा कि आप कई बार सोचते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब सिविल सर्विस एग्जाम की सिर्फ तैयारी नहीं होगी, अब इसे निकाला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ नीट से संबंधित है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। अब तक जो देखा है उसको देख लेते हैं एक बार, काफ़ी काम का है।
तो तमिलनाडु सरकार विधानसभा में बिल ला रही थी कि हमको नीट की परीक्षा से छूट दी जाए, यानी कि हमारे यहाँ के जो कॉलेजेस हैं उनमें बिना इस परीक्षा के एडमिशन लिया जाए। ऐसा उन्होंने क्यों मांग की थी, तो इस पर कल या परसों डिटेल में चर्चा की थी कि उन्होंने भाषा का मुद्दा उठाया था, सिलेबस का मुद्दा उठाया था, गरीब परिवारों का मुद्दा उठाया था कि वो कोचिंग कैसे करेंगे, वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने देखा था कि जो शिक्षा है वो संभर्ती सूची का विषय है, ये प्रीलिम्स के लिए देखा था। और संभर्ती सूची के विषय पे क्या होता है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून में कोई विरोधाभास हो तो जो केंद्र सरकार का कानून होता है वो मान्य होता है, लेकिन राज्य सरकार क्या कर सकती है, राष्ट्रपति की अनुमति से कानून में संशोधन कर सकती है। यानी कि विरोध होने के बाद भी राज्य अपने जो कानून है उसको लागू कर सकती है, लेकिन कैसे, राष्ट्रपति की अनुमति से। जैसा कि अभी आपने देखा जल्लीकट्टू में हुआ था तमिलनाडु के केस में, और ऐसा ही कुछ तमिलनाडु ने दूसरे केस में किया। तो ये तो हमने अब तक देखा था। अब जो नीट चर्चा में है वो इसलिए नहीं है। अब नीट किस लिए चर्चा में है उसको समझ लेते हैं। छात्र इसमें आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो देखते हैं ये जो छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं। तो इन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे यानी कि CBSE पर ये आरोप लगाया है कि ये भारत सरकार के नियमों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। जो नीट के नियम बनाए गए हैं वो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। कैसे, तो जो भारत सरकार ने कहा था उसको देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने CBSE के संयुक्त सचिव को पत्र लिखा था और उसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के नियमों का जिक्र किया था। उसमें जो नियम बताए थे उनमें एक नियम था कि छात्रों की उम्र क्या रखी जाए और परीक्षा में बैठने के उनको कितने मौके दिए जाएं। जैसा कि आपका UPSC में है कि 32 ईयर्स तक आप इसको दे सकते हो, और 6 चांस आपको मिलेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और सब कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो जो सरकार ने कहा था, क्या कहा था, तो देखो जब उम्र होती है तो 2 तरह की उम्र होती है। एक तो निम्नतम आयु सीमा, एक उच्चतम आयु सीमा कि कम से कम इतने साल का दे पाएगा और अधिक से अधिक इतने साल का दे पाएगा। तो जो केंद्र सरकार ने CBSE को कहा था वो कहा था कि निम्नतम आयु सीमा के बारे में कहा था और उच्चतम आयु सीमा के बारे में कोई जिक्र नहीं था, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट के बारे में भी कोई जिक्र नहीं था। देखिए यह इसमें ऊपर की उम्र और परीक्षा देने के मौके की कोई समय सीमा की पाबंदी नहीं होगी। और ये जो केंद्र सरकार ने CBSE बोर्ड से कहा, इससे अलग जो भारतीय चिकित्सा परिषद है उसके नियम है 1956 के, उनमें भी ऊपर जो ऊपरी आयु सीमा है या अधिकतम कितनी बार अटैम्प्ट दे सकते हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अब CBSE बोर्ड ने क्या किया, जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया उसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट को 3 कर दिया गया, और जो अपर एज थी उसको जनरल कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स और जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं उनके लिए 30 ईयर्स कर दिया गया। और इन 3 मौके में भी क्या किया गया कि जो पिछली बार एक अटैम्प्ट स्टूडेंट दे चुके थे उस अटैम्प्ट को भी इसमें काउंट कर लिया। तो जब से स्टूडेंट हो हल्ला कर रहे हैं तो इस वाले प्रावधान का तो चेंज कर लिया गया है कि ये जो 3 अटैम्प्ट में पिछला वाला अटैम्प्ट काउंट कर रहे थे तो उसको छोड़ दिया है। अब ये कह दिया है कि इस बार से अटैम्प्ट काउंट होंगे, लेकिन ये जो उम्र सीमा है इस वाले प्रावधान को नहीं बदला गया है अभी तक, और जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट हैं उनको नहीं बदला गया है। यानी कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट 3 ही रहेंगे, बस पिछला वाला काउंट नहीं किया जाएगा। उम्र सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स। और ये जो बदलाव किए गए हैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे किए गए हैं कि 31 जनवरी से फार्म भरना शुरू हुआ है, और आप तुरंत किसी बच्चे को, कोई बच्चा सपोज कीजिए जनरल कैटेगरी में 26 साल का था, पूरे साल उसने तैयारी की, और लास्ट टाइम पे जब फार्म भरने का टाइम आया तो तुमने उसको अचानक से कह दिया कि 26 साल वाला तो दे ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो नीट के स्टूडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और उन्होंने एक और भी अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो महंगे कोचिंग संस्थान को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे उन्हें अपने घर में रहकर खुद ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। इससे उन्हें सफल होने में देरी भी अधिक लगती है। जो कोचिंग करता है वो 2 साल में अगर सफल हो जाता है तो इनको 3 से 4 साल का समय लग जाता है। तो उन्होंने बोला ये जो अपर एज की लिमिट लगाई गई है 25 साल और 30 साल, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा विध्वंसक होगी और ये हमारे भविष्य को अंधकार में ढकेलेगी। और एक तरह से देखा जाए तो इनकी बात ठीक भी है। तो ये बाकी जो भी इसमें होगा वो आगे देखेंगे। तमिलनाडु का कल आपको बता चुके थे। कल से आगे का डेवलपमेंट ये है कि जब राज्यपाल तमिलनाडु पहुँचे तब शशिकला जी ने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया है, और जो वहाँ की विधानसभा है उसमें 234 सदस्य हैं, जिसमें से इस समय AIADMK के 136 विधायक हैं। और इन 136 विधायक में से एक तो जयललिता जी, उनकी मृत्यु हो गई, तो कितने बचे 135। और इन 135 विधायक में से कहा जा रहा है कि जो 117 विधायक हैं वो शशिकला जी के साथ में हैं। तो बाकी कुछ इस न्यूज़ में नहीं है, देखेंगे आगे जो भी होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे
11 फरवरी के करंट अफेयर्स में गर्भिताई से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।